हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक ग्रेड बी। सो आज से हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री PYQ सीरीज़। ओके, सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 3 मार्च 1707। ओके, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है हम मॉडर्न हिस्ट्री में उसको कंसीडर करते हैं। ओके, 3 मार्च 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई और फिर उनके बेटे थे, उनके बीच में बैटल ऑफ जजाऊ हुआ जिसमें बहादुर शाह वन जो जीते। ओके, उस औरंगज़ेब के बाद उन्होंने गद्दी संभाली। ओके, तो ये जो हम टाइम पीरियड देखेंगे औरंगज़ेब के बाद, ये लेटर मुगल से हम काउंट करेंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, लेटर मुगल्स। तो 1707 आपने देखा होगा, बाबर आए 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिल्ली सल्तनत को उन्होंने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया और किस में तब्दील कर दिया, बेसिकली मुगल डायनेस्टी आ गई 1526 से लेकर 1540 तक। हुमायूं, बाबर के बेटे जो है हुमायूं राजगद्दी पर आए। 1540 से लेकर हम देखेंगे 1555 तक 15 साल देखा हमने मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल हुआ। लेकिन 1555 के बाद और टिल 1857 तक हम देखेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि बाबर केम इन 1526 और ही फॉट अ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ओके, तो यहाँ से आपकी मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ओके, 1526। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त दो इसको पार्टीशन किया था 1526 से लेकर, एक तो 40 और फिर मैंने एक पार्टीशन किया था 1555 से 1707। ओके, और एक और पार्टीशन कर रही हूँ मैं 1707 से लेकर 1857। ये मैंने 3 पार्टीशन इसलिए किए हैं कि ये जो टाइम पीरियड था 1526 से 1540, यहाँ पर बाबर थे और उस टाइम उन्होंने मुगल डायनेस्टी को अपने ज़ेनिथ पर पहुँचाया। ओके, हुमायूं वो 40 में 1539 और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। 15 साल के लिए उनसे जो उनका एम्पायर था वो छिन गया था, लेकिन 15 साल उन्होंने मेहनत की। ओके, 1555 में वापस रिगेन की अपनी टेरिटरी, किन्होंने, हुमायूं ने। और जैसे कि मैंने बताया था, मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर थे, क्योंकि जैसे 1555 में उन्होंने अपनी टेरिटरीज रिगेन कर ली, उसके ठीक 6 मंथ के बाद अपनी वो लाइब्रेरी में जा रहे थे और वहाँ से सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हो गई। ओके, हुमायूं के बाद उनके बेटे आए थे अकबर। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी उन्होंने। ओके, फिर उन्होंने बैटल ऑफ हल्दीघाटी राणा प्रताप को हराया। ओके, उस टाइम पे मुगल एम्पायर जेनिथ पे था। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शाहजहां के 4 बेटे थे। शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह उनका क्या बने, वारिस बने, रूलर बने, क्योंकि दारा शिकोह जो थे वो बहुत ही हार्मनी पसंद करते थे हिंदूज़ और मुस्लिम में। वो काफ़ी लिबरल आउटलुक के पर्सन थे। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे मिंगलिंग ऑफ 2 ओशियंस करके और सरे अकबर करके, ताकि वो पीस हार्मनाइज कर सके किस किस के बीच में, हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में। लेकिन जो औरंगज़ेब थे वो इसके रिवर्स में बिल्कुल अपोजिट थे। वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, सुन्नी ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम। ओके, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बंद की। उन्होंने जजिया रीइम्पोज किया, उन्होंने झरोका दर्शन जो है उसको बैन कर दिया। उन्होंने नवरोज़ फेस्टिवल है, जितने भी हिंदूज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे कोर्ट में, उन्होंने सब वो क्या कर दिए, हॉल्ट कर दिए, मना कर दिए, बंद कर दिए। ओके, तो 1707 ऑल्दो औरंगज़ेब जो थे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मैं कहूँ ऑर्थोडॉक्स किंग थे, लेकिन तब भी उनका जो एम्पायर था वो तब भी उस एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो लेटर मुगल्स आए 1707 के बाद, उनके साथ क्या हुआ, वो सारे जो मुगल एम्पायर था 1857 तक आते आते जो है, मुगल एम्पायर जो है औरंगज़ेब के टाइम पे यहाँ पे था, 1857 के आते आते वो कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल बॉटम में। बहादुर जो आपके लास्ट थे, बहादुर शाह जफ़र 1857 में, जिनके बेटों को मार दिया गया था और उनको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ओके, यहाँ पे मुगल डायनेस्टी आपकी हो जाती है ख़त्म। तो हम लेटर मुगल्स में यही पढ़ेंगे आज कि कैसे कौन कौन रूलर्स आए और क्या कारण हुए कि मुगल डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन कर गई। ओके, तो इसमें देखेंगे हम कि 1707 से लेकर 1761 ये जो टाइम पीरियड रहा है आपका, ठीक है, 1761 में आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ तक जो था ये मुगल जो माइटी मुगल्स थे,
ठीक है। यहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कहेंगे मुश्किल भरा समय था, क्योंकि रीजनल आइडेंटिटीज़ उभर रही थी, जो फ्यूडेटरीज थे वो उभर रहे थे। मैंने बताया था औरंगज़ेब के टाइम पे भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने जैसे आपको मिडिवल हिस्ट्री के लास्ट पार्ट में बताया था, 2 टाइप से लैंड बढ़ते थे। एक तो होता था खलीसा और एक होता था आपका जागीर। खलीसा जो जिससे वो टैक्स कलेक्ट करके जो किंग की या रूलर के किस में जाता था, ट्रेजरी में जाता था। और जो आपका जागीर था कि जितनी भी जो आर्मी वगैरह है, जो नॉबल्स वगैरह जो उसको क्या करते थे, गाइड करते थे, वो उनकी सैलरी किससे जाती थी, जागीर से। जागीर मतलब लैंड से, पर्टिकुलर लैंड से। तो उस टाइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई थी। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ज़्यादा दुख भरा टाइम पीरियड था मुगल्स के लिए। ओके, तो मैंने बताया था मुगल, लेटर मुगल्स की मैं बात करूँ तो औरंगज़ेब जो थे ऐसे लास्ट मुगल एम्परर थे। मैं पूरे मुगल स्टार्ट करती हूँ बाबर से लेकर टिल आपके बहादुर शाह जफ़र तक। इस पूरे टाइमलाइन में आपके जो औरंगज़ेब थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे जिन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड किया। ऑल्दो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो थी बहुत रिजिड थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने एम्पायर एक्सटेंड किया। उसके बाद कोई उनका ऐसा सक्सेसर नहीं आ पाया जिन्होंने वापस मुगल एम्पायर को वापस अपनी टेरिटरी रिगेन की हो या अपने ज़ैनिथ पर उस मुगल एम्पायर को पहुँचाया हो, ठीक है। तो लेटर मुगल्स में इसके बाद बहुत सारे वीक रूलर्स आए औरंगज़ेब के बाद। तो पहले मैंने बताया कि एट द एज ऑफ 63 बहादुर शाह 1 है। एट द एज ऑफ 63 जो आपके कफ़ी खान है, इनको शाह बेखबर भी कहते थे, क्योंकि जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो इनकी एज 63 और इन्होंने बैटल लड़ी, बैटल ऑफ जजाऊ एट द 1707 में, ओके, अपने भाइयों के साथ, और जिसमें ये जीते, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने अपने दोनों भाइयों को मार दिया था, मोहम्मद आज़म को और कामबख्श को, क्योंकि ये रॉयल ब्लड इज़ ब्लू, ओके। तो राजगद्दी के लिए कुछ भी करते थे उस टाइम रूलर्स, ओके। और सिर्फ ऐसा नहीं मुगल्स में होता था, हिंदूज डायनेस्टी में भी काफ़ी बार ऐसा होता था, भाई भाई से लड़ते थे, ओके। कफ़ी खान ने उनको टाइटल दिया था शाह बेखबर, ओके। बहादुर शाह की डेथ हो गई फरवरी 1712 में, ओके। इन्होंने बहुत ही मैं कहूँगी कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की कोशिश नहीं की अपने रूल में। ऑलरेडी ये 63 के थे तो इन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं की, इन्होंने बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, ओके। उसके बाद मैं बात करूँगी जहानदार शाह। जहानदार शाह मार्च 1712 में, 1 साल भी ये रूल नहीं कर पाए, मार्च 1712 से लेकर फरवरी 1713 तक, ओके। तो ये जुल्फ़िकार खान की हेल्प से बन पाए एम्परर, जुल्फ़िकार खान, ओके। ये आपको देखना है जुल्फ़िकार खान इज़ रिलेटेड टू विच मुगल एम्परर, तो आंसर है जहानदार शाह, ओके। इन्होंने क्या किया, जुल्फ़िकार खान ने, जो मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में इजारा सिस्टम बताया था, इजारा सिस्टम होता था कि जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो बोलेगा मैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको लौटाऊंगा, उसको वो पूरी की पूरी लैंड दे देते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम था इजारा सिस्टम, ताकि वो वहाँ से रेवेन्यू मुगल्स को वापस दे सके, ओके। और इसमें जहानदार शाह ने जजिया अबॉलिश किया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं बात करूँ मिडिवल हिस्ट्री, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका जजिया इम्पोज किया था। उसके बाद अकबर ने उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, अबॉलिश कर दिया था। औरंगज़ेब ने वापस उसको री इम्पोज किया जजिया को। उसके बाद आपके मैं बात करूँ जहानदार शाह, और इसके बाद जो आप पढ़ेंगे फारूक सियार, इन दोनों ने ही जजिया अबॉलिश किया था, ओके। तो अब बात करते हैं फारूक सियार। जजिया तो सबको पता होगा, जो मुस्लिम रूलर लगाते थे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर। एक्सेप्शंस थे, जैसे चाइल्ड, वुमेन या आपके जो इल पर्सनस हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उन पे नहीं लगाया जाता था। अब बात करेंगे फारूक सियार। तो बहादुर शाह 1, देन उसके बाद जहानदार शाह, फिर फारूक सियार, ओके। फारूक सियार जो बने किंग, वो बने किन की वजह से, 2 ब्रदर थे, सैयद ब्रदर, ठीक है। इनको किंग मेकर्स कहा जाता था, ये पपेट थे। मतलब कौन, फारूक सियार, किन के, सैयद ब्रदर्स के। इनकी वजह से ये किंग बने दोनों। सैयद ब्रदर में कौन कौन है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, आपको पता होना चाहिए। इनको किंग मेकर्स भी कहते थे। इन्होंने जजिया अबॉलिश किया और जो टैक्स था, पिलग्रिमेज टैक्स, वो भी अबॉलिश किया, ओके। 1717 में इन्होंने ब्रिटिश को फरमान दिया था, ओके, क्योंकि आपके जो वाइफ थी फारूक सियार की, और इनमें से किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कोई ब्रिटिश डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया था, जिसकी से खुश होकर उन्होंने फरमान जारी कर दिया था। और ये जो है फरमान, ये मैग्ना कार्टा साबित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए।
ठीक है। 1719 में, क्योंकि अब ऑब्वियस है सैयद ब्रदर ने इनको किंग बनाया तो वो चाहेंगे हर चीज़ मेरे हिसाब से करें, तो फारूक सियार ने वो उनके हिसाब से चले नहीं। फारूक सियार ने जो है सैयद ब्रदर के अगेंस्ट हो गए और सैयद ब्रदर ने चाल चली किसके साथ मिलकर, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फारूक सियार को डिथ्रोन किया, उसके बाद उनको ब्लाइंड किया और उनके बाद उनको मार दिया गया। ठीक है, तो 1713 से लेकर 1719 तक जो है फारूक सियार 10th मुगल एम्परर रहे। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्परर फारूक सियार कोर्ट। तो कौन थे हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्परर फारूक सियार कोर्ट, तो कौन आए थे? आए थे आपके जॉन सरमन। जॉन सरमन आए थे, ठीक है, रिक्वेस्ट लेके कि इंग्लिश कंपनी की एम्बेसी खोल दी जाए। ओके, तो इनके साथ साथ आए थे आपके एडवर्ड स्टीफेंसन ह्यूज बार्कर एज अ सेक्रेटरी, और साथ में आपके सर्जन आए थे विलियम हैमिल्टन, ये वही है जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था। ठीक है, ख्वाजा सरहद जो आर्मेनियन मर्चेंट थे। ओके, तो उन्होंने फारूक सियार को 2 लाख रुपीज़ दिए और उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, फरमान जारी किया। ओके, पटना से कैलकाटा तक। ठीक है, अब इधर फरमान कहाँ किन 3 प्रेसिडेंसी का दिया था, तो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, फरमान दिया था उन्होंने 1717 में, मैंने जैसे बताया इट्स विच इज़ रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अब हम बात करेंगे आगे इसमें। तो फारूक सियार के बाद आए रफ़ी उद्दरजत। ठीक है, जस्ट लेस देन 3 मंथ्स के लिए आए, बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए आए। तो पूछ सकते हैं कौन से लेटर मुगल एम्परर थे जो बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए आए थे, तो रफ़ी उद्दरजत। देन उसके बाद रफ़ी उद्दौला। ओके, ये ओपीएम एडिक्ट पर्सन थे और इनका नाम था शाहजहाँ II। इन्होंने जब टाइटल लिया, जब इन्होंने थ्रोन पर बैठी है। ठीक है, फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748, जब रफ़ी उद्दौला की जो हो गई डेथ हो गई, तो रोशन अख्तर जिनको मोहम्मद शाह या रंगीला भी कहते थे, तो ये सैयद ब्रदर की चॉइस बनी कि इनके हिसाब से चलेंगे। ओके, तो इनको काफ़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद था और यही इनके डाउनफॉल का कारण हुआ। ओके, तो मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से एक काम अच्छा किया इन्होंने, जो सैयद ब्रदर्स थे, किंग मेकर्स थे, उनको मरवा दिया। किसकी हेल्प से? निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से, और इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दी। ठीक है, हैदराबाद। ओके, 1724 में निज़ाम उल मुल्क बन गए आपके वजीर और इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई इन्होंने, किसकी? कहाँ पर? हैदराबाद में। 1737 इन्हीं के टाइम पर आपके नादिर शाह, ओके, 1739 में रेड की थी उन्होंने। ओके, और साथ में आपके 1737 में बाजीराव I जस्ट 500 पर्सनल या हॉर्समैन की स्मॉल आर्मी से उन्होंने कहाँ पे इन्वेड किया था? दिल्ली में। ओके, और नादिर शाह ने मुगल्स को बैटल ऑफ करनाल में हराया। ओके, और उसके बाद मोहम्मद शाह को बंदी बनाया। ओके, और उसके बाद वो चले गए। ठीक है, अब बात करेंगे अहमद शाह। तो ये इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। ओके, तो इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, तो उनकी मदर उद्धम बाई, जिनको किबला ए आलम का टाइटल मिला था, वो रूल करती थी। ठीक है, वो भी अपने इंटेलेक्ट से रूल नहीं करती थी। उनको कौन गाइड करते थे? एक इनुक थे, नोटोरियस इनुक। ओके, जावेद खान। अब बात करेंगे आलमगीर II की। तो आलमगीर II जो थे ग्रैंडसन थे जहांदार शाह के। अहमद शाह अब्दाली। अब नादिर शाह के बाद आपके जो उनके, मैं बात करूँ सक्सेसर में आएंगे, तो वो थे अहमद शाह अब्दाली, जिनके साथ, या अहमद शाह दुर्रानी, जिनके साथ आप 3rd बैटल ऑफ पानीपत देखेंगे। ओके, तो ये आए दिल्ली में 1757 में। ओके, इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, जून 1757। किनके टाइम पे? आलमगीर II। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन HCS, किनके टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई? तो आलमगीर II। ओके, तो फिर बात करेंगे शाहजहाँ III आए इनके बाद, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं था। शाह आलम II। ओके, इनके टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स देखी गई, एक तो आपकी बैटल ऑफ 3rd बैटल ऑफ पानीपत 1761 और एक बैटल ऑफ बक्सर 1764। ओके, तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स किनको मिल गए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। ओके, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765 में। ठीक है, और इसके बाद जो मुगल्स थे वो किसकी प्रोटेक्शन में आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के।
ओके तो मैंने जैसे बताया दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। 1772 में मराठास टुक हिम टू दिल्ली वेयर ही लिव्ड टिल 1803 तक रहे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही दौलत राव सिंधिया को ब्रिटिश ने हराया, ठीक है, उसके बाद क्या होने लगे, जो आपके जितने मुगल एम्परर्स आए वो पेंशनर बनते गए। जैसे मैं बात करूँ अकबर टू, पेंशनर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने, जो राजा राम मोहन रॉय थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं, जिन्होंने सती प्रथा को बैन कराया, ओके, अबॉलिश कराया 1828 में, ओके, तो इनको जो टाइटल दिया था राजा का वो अकबर टू ने दिया था, ओके। 1835 में इनके नाम से जो अभी तक मुगल एम्परर के नाम से कॉइन्स चलते थे वो बंद करा दिए गए, ओके। लास्ट आपके आए बहादुर शाह टू, जिनको आप देखेंगे 1857 के रिवॉल्ट में, ओके, बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये काफ़ी पोइट्री वगैरह लिखते थे, इनका पेट नेम था जफर, ओके। जैसे आपके सिकंदर लोदी की बात करूँ, लोदी डायनेस्टी मिडिवल इंडिया में, वो भी काफ़ी पोइट्री वगैरह लिखते थे। पेन नेम था उनका गुलरुखी, तो ऐसे इनका पेन नेम है जफर, ओके। उसके बाद जैसे 1857 के रिवॉल्ट फेल हो गया तो इनके बेटों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मर्डर कर दिया और उसके बाद इनको रंगून भेज दिया। फिर 1862 में इनकी डेथ हो गई। तो लीगल टर्म से मुगल एम्पायर जो है 1 नवंबर 1858 को क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ क्वीन विक्टोरिया का। जैसे अब पॉलिटी में पढ़ेंगे हम, इसमें जो आपका एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आया था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है, तो उसके बाद से आपका मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया। कुछ मेन कॉजेज़ बताते हैं, देखिए मुगल्स के ख़त्म होने के। एक तो मैंने जैसे बताया वीक सक्सेसर थे, मतलब जैसे अभी तक आपने जितने भी देखे होंगे रूलर मुगल एम्पायर में, जितने भी रूलर्स ने एम्पायर को एक्सटेंड किया है तो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी रही हैं। जो भी वीक रूलर रहे हैं वो नहीं चला पाए, ओके। उसके बाद मैं बोलूँगी एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो इसमें हमेशा वॉर होती थी गद्दी के लिए, कोई पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग वाली बात नहीं थी, ठीक है। डीजनरेशन ऑफ रूलर्स, ठीक है, आपके जितने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगी थी, किसकी वजह से, ज़मीन वगैरह की वजह से, ठीक है। आर्मी का डिटोरेशन हुआ, ओके। फिर एम्पायर वास्ट था, उसको कोई गाइड करने के लिए नहीं थे। जो भी आपके जागीर्स वगैरह थे, ठीक है, या मनसब वगैरह थे, वो ही क्या कर रहे थे, करप्ट हो चुके थे, ठीक है। औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, डेक्कन पॉलिसीज़, एक्सटर्नल इन्वेजन हुए आपके ईरानी दुरानी एम्पायर के, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। और जैसे मैंने बताया शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार जो थे हेरिडिटरी ऑनर्स थे, ठीक है, जैसे ही उनको हटाया तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी ज़मींदार्स में, ठीक है, क्योंकि वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। ये यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता, तो वही बात थी, ठीक है। यूरोपियंस का एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बात करें, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, ठीक है, डेन्स, फ्रेंच करके इस सीरीज़ में आए थे। जागीरदारी क्राइसिस तो हो ही रही थी, ओके। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। फिर मैं बात करूँगी सब्सिडरी अलाइंस। तो सब्सिडरी अलाइंस क्या है, बेसिकली एक अलायंस होता था, एग्रीमेंट होता था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि और वो इंडिया को अपने ब्रिटिश इंडिया में लेकर आए या एक्सपेंड करे ब्रिटिश इंडिया का जो टेरिटरी है, तो वो एक लेकर आए सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इससे पहले एक रिंग फेंस की पॉलिसी थी जो वॉरेन हेस्टिंग लेकर आए थे, ठीक है। मैं बोलूँगी कि सब्सिडरी अलायंस जो है इसका सब्सिडरी अलायंस रिंग फेंस पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। सेम किया, आपके रिंग फेंस पॉलिसी जो थी वॉरेन हेस्टिंग लेकर आए थे, सब्सिडरी अलायंस आपके लेकर आए लॉर्ड वेलेस्ले, ओके। तो ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन रूलर। तो एग्रीमेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कभी भी आपको ज़रूरत हो, आपको आर्मी की ज़रूरत हो, हमारी आर्मी लीजिए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा इनका मेंटेनेंस देखना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कर करके वो पैर रखने की जगह बना देते और धीरे धीरे करके उनकी टेरिटरी ले लेते थे। मतलब वो जो टैक्स था, जो भी एनुअल कह सकते हैं रेवेन्यू वहाँ से जो जनरेट होता था आर्मी के बिहाफ पर, तो वो उसको इतना ज़्यादा हाई कर देते थे कि फिर मुगल्स को या फिर जितने भी किंग्स हैं, ठीक है, उनको अपनी टेरिटरी देनी पड़ती थी। तो यही था, इसमें ये था कि अंडर दिस सिस्टम इंडियन रूलर हु फॉर्म्ड अ ट्रीटी with the company in question would be provided with protection against any external or internal threat।
कि कोई भी अगर किसी इंडियन रूलर पर एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ये था आपका सब्सिडरी अलायंस। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था 1798 से 1805। और बात की जाए सबसे पहले इसको ड्राफ्ट किसने किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ताजमहल जो बनाया गया है जो उसका ड्राफ्ट था उसको कहते थे, एक टॉम था इत्माद उद्दौला का टॉम था जिसको ताजमहल का ड्राफ्ट कहा जाता था, जो कि किसने बनाया था, नूरजहां ने बनवाया था। सेम यही है कि आपके जो फ्रेंच गवर्नर थे ना ड्यूप्ले, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सब्सिडरी लाइंस जो थी ड्राफ्ट की थी। ऑफिशियली आपके लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए। ठीक है, और इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग थे। फीचर्स क्या है कि जो भी रूलर होंगे इंडियन रूलर ऑफ एलाइड इंडियन स्टेट, उनको अप्रूव करना पड़ेगा कि आपको परमानेंट स्टेशनिंग देनी पड़ेगी किसकी, ब्रिटिश फोर्स की अपनी टेरिटरी में, और अपनी आर्मी को डिसबैंडन करना पड़ेगा, और एक क्या करनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि उनका मेंटेनेंस हो। ओके, और ऐसा क्यों इंडियन रूलर्स फंसे, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी कह सकते हो आप, जैसे गन पाउडर यूज़ करते थे। ठीक है, ज़्यादा डिसिप्लिन थे, तो इन सब की वजह से भी क्या कहते हैं काफ़ी इंडियन रूलर्स जो थे फंस गए इस चीज़ में। ओके, ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट हो, और किसी भी अदर फॉरेन कंट्री के साथ वो अलायंस नहीं बना सकते। ठीक है, विद इन इंडियन स्टेट बिना उनके पूछे। ये जो ब्रिटिश ने बनाया था बेसिकली, फ्रेंच जो था काफ़ी आपका इंटरफेयर करता था इंडियन रूलर्स के साथ, तो उनको हटाने के लिए सब्सिडी अलायंस भी लेकर आए। ठीक है, तो जितने भी ऑटोनॉमी थी वो खो गई, और उसके बाद जितने भी इंडियन रूलर्स ने सब्सिडी अलायंस को एग्रीमेंट को साइन किया वो बन गए ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। ओके, क्या बन गए, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। स्टेजेस देखेंगे तो 5 स्टेजेस हैं इसमें आपकी सब्सिडी अलायंस की। पहली स्टेज है कि आपको मतलब इंग्लिश जो है आपको फिक्स्ड आर्मी प्रोवाइड करेगी और उसमें आपको कुछ फिक्स सम ऑफ मनी देना पड़ेगा। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ दैट। फिर सेकंड में वो बोलते थे सेकंड स्टेज में कि आपको अब अपनी जो मिलिट्री है, हमारी जो मिलिट्री फोर्स है, कि आप अपने अंडर रखिए। ठीक है, और उसके बाद एक वो ब्रिटिश पर्सन को भेज देते थे। ठीक है, और एनुअल सम ऑफ मनी बोल देते थे कि आपको इतना अब हर साल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में वो बोलते थे कि अब आपको पूरी तरह से आपको आर्मी देखनी है। ठीक है, और साथ में फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में वो क्या करते थे कि जो आपकी एनुअल सम ऑफ मनी है उसको इतना हाई बढ़ा दिया उन्होंने लास्ट में कि जो रूलर थे वो दे नहीं पाए, और जब वो दे नहीं पाए उनके पास ना तो अपनी आर्मी थी, तो उन्होंने पहले ही अपने लिए पैरों में कुल्हाड़ी तो मार ही ली थी, अपनी आर्मी ख़त्म कर दी थी, और उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। तो उन्होंने जितनी भी अपनी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश के अंडर वो ट्रांसफ़र करते गए। ठीक है, जब वो एनुअल सम ऑफ मनी नहीं दे पा रहे थे। तो ये कुछ इंडियन स्टेट थी जो सब्सिडी लाइन्स के अंडर आई थी। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, गेकवाड़। मैंने इसका एक निमोनिक बनाया था, जिससे आपको पता होगा HMT की घड़ियाँ आती है ना, तो बस ऐसे याद करें, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और उसके बाद अवध। ठीक है, अगर देखा जाए अनऑफिशियली तो अवध ऐसी स्टेट थी जो पहले सब्सिडी अलायंस के अंडर आई थी 1765 में। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तरीके से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, गेकवाड़। क्वेश्चन देखेंगे कि सब्सिडी अलायंस जो है सिस्टम है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में स्टार्ट किया था। All those who entered into such an alliance with the British had to accept certain terms and condition। तो क्या क्या कंडीशन उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती थी सब्सिडी अलायंस के लिए, कि ब्रिटिश जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाय फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट। तो ये तो बात ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, कि इन द टेरिटरी ऑफ अलाय ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन एंड अलाय वुड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर देयर मेंटेनेंस। ये भी करेक्ट है। Ally would enter into agreement with other rulers or engage in warfare only with the permission of British। हाँ, तो उन्होंने बोला आपको किसी और के साथ एग्रीमेंट करना, इंगेज होना है किसी वॉरफेयर में, तो आप हमसे पूछेंगे, हमारी परमिशन के बिना आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो थर्ड भी स्टेटमेंट करेक्ट है। Ally में वॉक अवे विद द अलायंस एनी टाइम एट अ डिसएग्रीमेंट। तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश के पास टेरिटरीज ना जा पाती इतनी सारी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये बाइंडिंग था। ठीक है, अब बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह की। तो महाराजा रंजीत सिंह, महान सिंह जो किंग थे, महान सिंह और राजकौर, इनके बेटे थे और 13 नवंबर 1780 को बॉर्न हुए थे। शुक्र
चकिया मिसल में, ठीक है। 12 सिख मिसल्स थी आपकी पंजाब में 18 सेंचुरी के टाइम पर। ओके, इनको शेरे पंजाब कहते थे और इनकी बहुत ही श्रूड मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती थी, ठीक है। जब तक रंजीत सिंह रहे हैं तब तक ब्रिटिश की ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई है उनको मतलब उस एरिया को अपने अंडर लेने की, ठीक है। उनकी डेथ के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो बहुत सारे जनरल्स जो थे, नेपोलियन जनरल्स रंजीत सिंह ने एम्प्लॉय करे हुए थे। जैसे फर्स्ट मैं बात करूं, जीन फ्रेंकोइस अलार्ड और दूसरा जीन बैप्टाइज वेंचुरा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे करोरा सिंगिया माई मिसल के थे, तो गलत। सुखर चखिया मिसल के थे, तो पहला तो गलत हो जाता है। जीन फ्रेंकोइस अलार्ड और जीन बैप्टाइज वेंचुरा, ये वर द टू नेपोलियन जनरल्स इन सर्विस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो ये करेक्ट है। तो आंसर विल बी बी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए हुए थे, ठीक है। कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए हुए थे। ओके, तो 3 फेमस थे आपके ब्रिटिश एरा में, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि तीनों हैं क्या, ठीक है। तो आपके 3 हैं। मैं बात करूं परमानेंट सेटलमेंट की, फिर उसके बाद आया आपका, ये आया 1793 में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए इसको। फिर उसके बाद आपका आया रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये तीनों आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे ब्रिटिशर्स के। ये आया आपका 1820 में, ठीक है। ये आपके लेकर आए थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। फिर आपका आया महलवाड़ी सिस्टम। ये आया आपका 1822 में, ठीक है। इसको लेकर आए हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम में एक चीज़ कॉमन थी तीनों में कि जो आपके लैंड के, जैसे मैं परमानेंट सेटल में ज़मींदार होते हैं, या महलवाड़ी सिस्टम में एक विलेज हेडमैन होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पूरी। तीनों में ही क्या होता था, हेरिडिटरी राइट्स थे, टैक्स कलेक्शन के, और ट्रांसफरेबल भी था तीनों में ही, ठीक है। हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार होते थे, ब्रिटिशर्स ने जमींदार अपॉइंट किए, ठीक है। भले ही किसी की ज़मीन हो या ना हो, जमींदार उनके ऊपर रहते थे, ठीक है। जमींदार के पास ये पूरी अपनी पावर थी कि वो कितना ही टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका 9/10 वो ब्रिटिश को देंगे और बाकी बचा हुआ अपने पास रखेंगे, ठीक है। 1/10, चाहे वो कितना ही अब टैक्स बढ़ा ले, ठीक है। ये आपके कहाँ हुआ था परमानेंट सेटलमेंट? मैं बात करूं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी। उड़ीसा, बिहार और वाराणसी साइड में, ठीक है। फिर बात करेंगे आपकी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में कोई मिडलमैन नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट में मिडलमैन था, रैयतवाड़ी में कोई मिडलमैन नहीं था। जो फार्मर होते थे, जो डायरेक्ट टैक्स पे करते थे ब्रिटिशर्स को, उनको रैयत कहा जाता था, ठीक है, रायॉट कह के, ठीक है। इसमें वो हर 30 ईयर्स में अपने टैक्स जो है रिवाइज करते थे, साथ में वो टैक्स पे करते थे, ठीक है। और मैं बात करूंगी महलवाड़ी में। महलवाड़ी में क्या होता था, पूरा का पूरा जैसे गांव है, ठीक है, पूरा एक विलेज है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जो विलेज हेडमैन होता था, विलेज हेडमैन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सभी के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करके किसको देना, ब्रिटिश को देना। तो ये आपका महलवाड़ी सिस्टम है, ओके। रैयतवाड़ी आपका जो था ये साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस था सिस्टम, मद्रास में, ठीक है, मद्रास वाले एरिया में, साउथ इंडिया में। महलवाड़ी सिस्टम में बात करूं आपका सेंट्रल प्रोविंस में, जैसे मध्य प्रदेश प्रेजेंट एरिया, ठीक है, आपका गैंगेटिक वैली वाला एरिया, प्लेन एरिया, ठीक है, पंजाब वाला एरिया। सबसे ज़्यादा देखिए, जब स्टार्टिंग से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, तो जो भी हम स्टार्टिंग में चीज़ स्टार्ट करते हैं वो बहुत ही कम एरिया के लिए होती है, ठीक है। जैसे आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये 1/5 एरिया में था,
पूरे ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश के पास टेरिटरीज थी इंडिया की, उसके 1/5 एरिया में आपका परमानेंट सेटलमेंट जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रेवेन्यू जनरेट होता था। मैं रैयतवाड़ी की बात करूँ तो मोर देन हाफ जो एरिया था ब्रिटिश इंडिया का, वहाँ से रैयतवाड़ी सिस्टम के थ्रू क्या होता था, रेवेन्यू जनरेट। और आपका सबसे ज़्यादा होता था महलवाड़ी, 3/4, ठीक है, 3/4 रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये तीनों में डिफरेंस है। ओके, वापस चलते हैं। बता ही दिया मैंने आपको, ज़मींदार कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793, ठीक है। ये 10/11 है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, 10/11, वहाँ मैंने शायद 9/10 कर दिया। ओके, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 10/11 है इसमें, और 1/11 आपका किनके पास जाएगा, आपके ज़मींदार के पास, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में रैयतवाड़ी में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो, इसमें मैंने बताया जैसे आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बेरार वाले एरिया में। ओके, फिर आपका महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया, ठीक है, और ये आपके विलेज हेडमैन लेते थे ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज, और ज़मींदार नहीं होते थे इसमें, ठीक है। और ये पीरियडिकली रिवाइज होता था, फिक्स नहीं था परमानेंटली। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बाद में क्या किया, एक्सपेंड किया, इसमें रिफॉर्म लेकर आए, और आपके मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक इसको क्या किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। कुछ और भी सिस्टम, जैसे मालगुजारी सिस्टम मैं बात करूँ, मालगुजारी सिस्टम ये आपके मराठास के टाइम पे होते थे। वो क्या करते थे, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को ज़मींदार बनाते थे, ठीक है, लाइक ज़मींदार, ठीक है, तो उनको वो कहते थे मालगुजार, जो रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तालुकदारी सिस्टम ये अवध वाले एरिया में होता था, पावरफुल लैंड ऑनर को कहते थे, ठीक है। बंगाल में तालुकदार जो होते थे वो जमींदार के इक्वली होते थे। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट है। टू द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो जमींदार टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस रैयतवाड़ी में, लैंड ओनर्स टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेस टू ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, या नो टैक्सेस वर लेविड ऑन लैंड्स ओन्ड बाय फार्मर्स। तो आपके फार्मर्स डायरेक्टली देते थे किसमें, रैयतवाड़ी सिस्टम में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला है 1790 में लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, तो यही गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में, तो फर्स्ट ही आंसर है। सेकंड पे देखते हैं, अंडर दिस जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ एंटायर लैंड इन देम, ये करेक्ट है। इट मेड राइट ऑफ लैंड ऑनरशिप हेरिडेटरी, ये भी सही है। और जमींदार्स वर गिवन द राइट टू सेल द लैंड, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर ए ही है। ओके, आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे से कंटिन्यू करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।